सभी को। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला द्वारा रचित करुणानुयोग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मार्गनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके अंतर्गत बहुत सारी जो 20 प्ररूपणाएं होती हैं, उसमें हम इंद्रिय आदि के बारे में पढ़ रहे हैं, इंद्रिय प्ररूपणा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको जो कल परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी, वो जैन धर्म जानिए में भी हमने पहले पढ़ी थी, उसमें से भी। तो जिन लोगों के पास वो पुस्तक हो वो निकाल लें, तो जिनको जो कंफ्यूजन था कल वो उससे दूर हो जाएगा। तो अपन उसको आगे चलते हैं। देखो, इसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में वो जैन धर्म जानिए में पढ़ते हैं। इंद्रिय मार्गना के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुआ था। इसमें क्या लिखा है इंद्रिय मार्गना में? इंद्रिय मार्गना का विचार करते हुए सर्वप्रथम इंद्रिय क्या है ये देखते हैं। द्रव्येंद्रिय तो हम देखते हैं, हम उनसे परिचित हैं। इंद्रिय दो प्रकार की हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर भावेंद्रिय होती है। अभी लब्धि क्या होती है ये अपन जानेंगे। भावेंद्रिय किसको बोलते हैं? जिसमें लब्धि और उपयोग दोनों का समावेश हो। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की जो शक्ति है, उसे लब्धि कहते हैं। यानी जितना वो प्रकट हुआ है, जानने का जो उनका शक्ति जितनी प्रकट हुई है, उसे लब्धि कहेंगे। और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य, अर्थात व्यापार उपयोग है, उसको जानने में जो उपयोग लगता है वो, और लब्धि, ये दोनों मिलकर के भावेंद्री कहलाते हैं। है ना? देखो, जैसे किसी बालक को सुनने की शक्ति तो है, परंतु उसका उपयोग अन्यत्र खेलने या देखने में लगा हो, तो उसे पुकारने पर भी उसे आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके विपरीत ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा कि जो जानना तो चाहता है, परंतु क्षयोक्षम रूप शक्ति के अभाव में वो जान नहीं सकेगा। इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान होता है। यानी दोनों की सामंजस्य होने पर, दोनों के मिलने पर जो जो भाव बनता है, वो भावेंद्रियों का कार्य है। तो ये तो भावेंद्री की परिभाषा हुई, मैं भी इसमें ही पढ़ के सुनाऊंगा आपको। दूसरा, द्रव्येंद्री किसे बोलते हैं? द्रव्येंद्री भी इसी तरह से दो चीजों का मिला जुला रूप है। द्रव्येंद्री तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है ना? वो उस स्थान की रचना जहां पर की वो इंद्रियां हैं, उसमें यथा योग्य स्थान पर उनका होना, यथा योग्य उनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितनी उनकी आवश्यकता है उनका होना, और उनमें उस तरह की शक्ति का उत्पन्न होना, उसमें उपकरण की जैसे वायरिंग होती है ना, वो वायरिंग वगैरह होना। यानी जैसे नासिका के अंदर तंतु होते हैं, कान के अंदर में जो सूक्ष्म केंद्र होते हैं, उन सब की रचना होना, ये सब उसको निवृत्ति कहते हैं। देखो, द्रव्येंद्री तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, स्पेसिफिक स्थान की रचना है। निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रियां हैं, जिन प्रदेशों से जाना जाता है। जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं। अभी उन प्रदेशों का काम करने की बात नहीं आई। जैसे आंख के पीछे रहने वाले वो प्रदेश है, वो उसके ठीक पीछे है। उनका जो लोकेशन है, वो लोकेशन या उनका वहाँ लोकेट होना और आंखों का वहां रहना, ये दोनों चीजें मिला करके वो अभी जानने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, खाली उनका उस स्थान पर होना मात्र, ये उसको निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्री कहा जाता है। जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं, और उसके निकटवर्ती उपकरण है ना? खाली उनकी स्पेसिफिक जो जो प्रदेश हैं, जो भाग लेते हैं, वो यथा स्थान पर होते हैं, इंद्रियों के पास होते हैं। और जो इंद्रियां हैं उनकी जो बारीक वायरिंग या जो कुछ उनके अंदर में
सेल्स वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं, उन सब का सामर्थ्य पूरा होना, ये दोनों चीजों के संयुक्त दशा को, अभी इसमें आत्मा की बात नहीं आ रही है, आत्मा ने अभी कुछ नहीं किया, आत्म प्रदेशों की लोकेशन और शरीर के उन इंद्रियों की संरचना, इन दोनों को मिला करके द्रव्येंद्री कहा गया। अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछिए, इसमें से ही पढ़ के सुनाता हूं मैं। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ये पेज नंबर 307 पर है, जैन धर्म जानिए। इंद्रियां, पांचों इंद्रियां निम्न दो रूप की होती हैं। पहला द्रव्येंद्री, जो निवृत्ति और उपकरण रूप है तथा बाहर से दिखाई देती है, उसे द्रव्येंद्री कहते हैं। रचना का नाम निवृत्ति, और जो निवृत्ति के लिए सहायक है वह उपकरण है। द्रव्येंद्री उपरोक्त पांच प्रकार की होती है। ये आपको द्रव्येंद्री के बारे में बता दिया। इसमें जो कंफ्यूजन था कि वो जो उसमें बताया कि उसके पीछे जो प्रदेश रहते हैं, वो प्रदेश जो है वो आ, खाली उनकी लोकेशन बताई हुई है कि उनकी वहाँ लोकेट होना, और वो द्रव्य इंद्रियों का जो फिजिकल वहां पे होना, ये दोनों मिला करके उसको शब्द को निवृत्ति और उपकरण कहा जाता तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो पुद्गल रूपी द्रव्यंद्री है, है। जी। उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। हाँ। एक तो उसकी आउटर जो पुद्गल की रचना है उस हाँ। पर्टिकुलर इंद्री की, हाँ। और उस लोकेशन में उसके जो फर्दर उसके साथ में जो नासिकाएं लोकेशन। वगैरह जो जो नर्व्स वगैरह बनी हुई हैं, जिसमें आपके आत्म प्रदेश आके समाएंगे, हाँ। और आत्म प्रदेश आके समाने में फिर वो उसकी प्रक्रिया लब्धि और उपयोग की वहां से शुरू हो जाएगी। तो ये हाँ। दोनों चीजें पिछला पार्ट भावेंद्री का काम करेगी, और जो पहला पार्ट है वो द्रव्येंद्री का काम करेगी, जो निर्वती और उसके उपकरण के रूप में है। और आत्म प्रदेश का रहना, उसमें उसकी वो सम का होना, वो उसकी लब्धि हो गई, और उसकी उपयोगिता करना, वो उसका उपयोग हो गया, कंसंट्रेशन करना। ऐसा ही ना? लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्री है। इसी के द्वारा आत्मा द्रव्येंद्री के माध्यम से वस्तु को देखती है। भावेंद्री होने पर ही द्रव्येंद्री की उत्पत्ति होती है, इसलिए भावेंद्री कारण है और द्रव्येंद्री कार्य है। आत्मा होने पर ही इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। देखो, पहला जो आपको जो द्रव्येंद्री बताया, जिसमें निवृत्ति और जो उपकरण बताया, उसमें एक तो ये फिजिकल फॉर्म में नाक का यहाँ होना, उसके अंदर में जो वायरिंग वगैरह जो भी यथा योग्य सेल वगैरह का जहाँ होना है, जैसे जिह्वा इंद्री है, जिह्वा इंद्री के नीचे जो है वो रसों का अलग अलग जो है स्वाद कहाँ कहाँ किस किस जगह से आता है, और कैसे कैसे वो तालु और कंठ से जुड़ी रहती है, ये सारा मिला करके उसका फिजिकल फॉर्म है। और ठीक उसके पीछे होने वाले वो जो प्रदेश हैं, जो उस काम में आएंगे, उनको जानने के काम में आएंगे, उनकी वहां लोकेशन होना, अभी उनके कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी उस जगह पर लोकेशन होना, और फिजिकल रूप से पौद्गलिक जिह्वा का वहां पर होना, उस आकार स्वरूप होना, उस पूरे तंत्र स्वरूप होना, ये दोनों मिला करके द्रव्येंद्री कहलाए। लोकेशन होना खाली, प्रदेशों का काम मैंने नहीं बताया अभी, उनका काम जब बताया जाएगा, जो जानने की उनकी प्रक्रिया होगी, वो भावेंद्री में आएगा। बिल्कुल क्लियर है सर। सर निवृत्ति को एक बार समझा दीजिए। निवृत्ति उन्होंने बताया निवृत्ति। कि, देखो लिखा है, रचना का नाम निवृत्ति है, और जो निवृत्ति, रचना को ही निवृत्ति कहा उन्होंने। और वो निवृत्ति आप कहोगे कि निवृत्ति तो हमारे हम घुसो कहते हैं, जैसे किसी काम से हम निबट गए हों तो उसे निवृत्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ उस निवृत्ति शब्द का उपयोग उन्होंने ये किया है कि जैसे वहां कहीं कोई रचना नहीं हो रही थी और वहां रचना हो गई, तो मतलब वो उस ना होने से निवृत्ति हो गई, आप ऐसे समझ सकते हो। उन्होंने निवृत्ति शब्द का अर्थ इतना ही बताया कि जहां उन इंद्रियों की रचना होती है, और रचना में दो पार्ट उन्होंने बता दिए। रचना में दो पार्ट कौन से बताए? एक तो उस उपकरण का संपूर्ण रूप से विद्यमान होना, बाहर रूप से होना, आंतरिक रूप से उनमें वो शक्ति के स्रोत होने वाले जो वायरिंग है, तंत्र है जो है, उन सब का होना, ये तो उसमें आ गया आपका, निवृत्ति में आ गया, निवृत्ति और उपकरण में आ गया। और इसके अलावा जो आत्मा के प्रदेश उसके पीछे आ गए, मतलब एक विंडो खुल गई,
पहले जब जीव एक इंद्रिय आदि हुआ था तब उसकी वो उस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन वहाँ स्पेसिफिक रूप से उनका वहाँ पाया जाना, द्रव्य इंद्रिय के साथ साथ उनके प्रदेशों के पीछे आत्म प्रदेशों का पाया जाना, ये कुल मिलाकर के वो लोकेशन वाली जो बात है वो उसको द्रव्य इंद्रिय कहा गया। तो सर इसको उसमें जैसे कल एक मैं कह एक रहा था, क्या ऐसा नहीं समझ सकते हैं जैसे अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट पैरालाइज है, हाँ तो वो पुद्गल है, उपकरण तो है, मान लीजिए हाथ है, हाँ हाथ ऐसे उपकरण है वहां पर, हाँ लेकिन वो जो है या शायद ये नहीं चलेगा उसमें, तो प्रदेश, मेरा ये मतलब था कि आप जो पुद्गल द्रव्य में क्रियावर्ती शक्ति बताते हैं, हाँ। तो क्रियावर्ती शक्ति और एक फिजिकल उसका मूर्त रूप होना, ये दो चीज हो गई एक्चुअली। तो जिसको क्रियावर्ती शक्ति आप बोल रहे हैं, कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, और आप उसे निवृत्ति कह रहे हैं, तो जो जो नहीं नहीं उपकरण नहीं है नहीं, निवृत्ति उसमें इसको नहीं शक्ति बोल तभी रहे। पैदा होगी जबकि उसमें क्रियावर्ती शक्ति का संचार हो, तब वो ललित क्रियावर्ती जी, शक्ति होगी। ललित जी, क्रियावती शक्ति उसमें नहीं है, निर्वती में। निवृत्ति का निर्वती अर्थ तो क्रियावती शक्ति नहीं है। नहीं तो फिर क्रियावती, कोई भी उपकरण में क्रियावर्ती शक्ति, उपकरण में क्रियावर्ती शक्ति होती है, तो क्रियावर्ती शक्ति कहाँ है यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल कहा जाता है। फिर इसकी क्रियावर्ती, ये द्रव्येंद्री है, ये भी हाँ, पुद्गल रूप है, इसकी क्रियावर्ती शक्ति क्या है? उसकी क्रियावती शक्ति जो, क्रियावती शक्ति जब एक्टिवेट होगी, जब वहां पर आत्म प्रदेश आ जाएंगे, वो उसका निमित्त बनेगी, मतलब तब उसमें निवृत्ति भी तभी एक्टिवेट हो रही है जब आत्मनिर्भर आ रहे हैं, अदरवाइज तो निवृत्ति। निर्वती, निर्वती क्रियावती शक्ति नहीं है, जैसा कि अभी विवेचन द्रव्येंद्री किया। साहब, जब तक आत्म प्रदेश नहीं है तब तक द्रव्येंद्री बेकार है, तब तक द्रव्येंद्री काम नहीं कर रही है। बिल्कुल सही ठीक कह है रहे हैं आप। ना, जब आत्म उसका प्रदेश निमित्त आ मगर गए, मिलता है। भावेंद्री आ गई, तभी द्रव्येंद्री काम कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप समझिए, जो द्रव्य रूपी द्रव्येंद्रिय है, उसके दो पार्ट कर दिए हैं यहाँ पर। एक उसका निर्वृत्ति, एक दूसरा उपकरण। निवृत्ति है क्या जी? आप तो वही समझाइए वही वही निवृत्ति पूरा क्या है। पूरा पूरा तो सुन लीजिए साहब। आप बीच में ही क्या कहते हैं, बोलते हैं तो टूट जाता है वो। उसके दो पार्ट कर दिए हैं। एक उपकरण है, उसकी लोकेशन में जो उपकरण बनाया है, और उपकरण के अंदर जितनी व्यवस्था है उसकी, वहाँ की नर्व्स की, वहाँ के जगह बनाने की, उसको निर्वृत्ति कहा है। और वो उपकरण को क्या कहते हैं, द्रव्यबिंदी का दूसरा पार्ट कहा है। इतना ही है। तो क्रियावती अगर शक्ति तो निवृत्ति उसमें नहीं जब होगी आई। तो उपकरण उपकरण में शक्ति नहीं होगी ना, क्रियावर्ती शक्ति, निवृत्ति क्या कर रही है? निर्वृत्ति, निर्वृत्ति नहीं होगी मतलब नहीं है। निर्वृत्ति उसी उपकरण का दूसरा पार्ट है। हाँ, अगर जैसे मान लो आपने, वो उपकरण जैसे है आपने, और निवृत्ति जैसे मिसिंग है, सुनो सुनो तो सुनो क्या सुनो, होगा? जैसे आपने कोई भी क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर बनाया, एक ट्रांजिस्टर का खोखा लाए, वो उपकरण है। उसके अंदर जितने उसमें कंपोनेंट्स बैठाए, वायरिंग की, वो उसकी निर्वृत्ति है। आप ऐसे समझिए, जो मैंने समझा है। एस के जैन साहब इसको दोबारा हाँ से हाँ कंफर्म करेंगे। बिल्कुल, देखो उन्होंने यहाँ तो बहुत क्लियर लिखा है, इसमें जैन धर्म जानिए में उन्होंने देख के लिखा, आप निवृत्ति शब्द का लिखा है उन्होंने, रचना का नाम निवृत्ति है, और जो निवृत्ति के लिए सहायक है वह उपकरण है। जो आप क्रियावती शक्ति की बात कर रहे हो, वो क्रियावती शक्ति तो अब शुरू होगी ये असेंबली होने के बाद। जब उनका जो कार्य संपादित होगा वो क्रियावती शक्ति के कारण आता है, क्योंकि उन परमाणुओं में और उनके स्कंधों में क्रियावती शक्ति होती है। लेकिन जब वो काम आते हैं, अभी किसी को खाली आपने वो बना के खड़ा कर दिया, जो इसके स्कंद बना के कर दिए, तो अभी उसमें क्रिया शुरू हुई नहीं, क्रिया का संचार शुरू नहीं हुआ। तो अभी जब खाली उनके उपकरणों की बात हो रही है कि वो किन उपकरणों से बनते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, हाथ कहाँ पाए जाते हैं, आंखें कहाँ पाई जाती हैं, नाक कहाँ पाई जाती है, नाक के अंदर की संरचना कैसी होती है, और उन संरचनाओं के पीछे आत्मा के प्रदेश रहते हैं, सेट रहते हैं, ये सारी पूरी बात जब की जाती है, क्यों फिजिकली, फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं, फिजिकली वो द्रव्य के उसके आत्मा के प्रदेश भी फिजिकली वहाँ मौजूद रहते हैं उसके पीछे। अभी कार्य की शुरुआत नहीं की है, खाली अभी आपको परिभाषा बताई जा रही है कि द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं। तो द्रव्यंदी शरीर पर होने वाली, बाह्य में दिखाई देने वाले इंद्रियों की रचना के साथ साथ उनके अंदर में होने वाले सेल्स और उपकरणों का जो समायोजन है, उनकी जो व्यवस्था है, प्लस उनके पीछे रहने वाले आत्म प्रदेश का वहां होना है। अभी कार्य उनका शुरू नहीं हुआ जानने आदि का। तो ये सब पूरी व्यवस्था हो गई तो द्रव्य इंद्रिय का निर्माण हो गया। यहाँ तक आप सहमत है?
अभी जो क्रियावती शक्ति है नहीं, वो मुझे बाद में अभी आएगी। पूरा समझ में तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ हाँ, अभी उनका जो है देखो, अभी जानना कैसे होगा, भावेंद्री से जानना होगा। भावेंद्री क्या बताई, लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्री है, इसी के द्वारा आत्मा द्रव्येंद्री के माध्यम से वस्तु को देखती है। ये भावेंद्री का कार्य है, यानी वो जो प्रदेश तो वहां है हो गए, अब प्रदेशों के द्वारा उन उपकरणों के माध्यम से जानना, ये भावेंद्री का कार्य है। ठीक है, और यहाँ भी वही लिखा है देखो, इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान होता है। देखो लिखा है ना, लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर कौन से हुए, ये भावेंद्री हो गया। मति ज्ञानावरण की क्षोभसम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति लब्धि है, और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य अर्थात व्यापार उपयोग है। ये दोनों को मिलाकर, लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान होता है। इसलिए ये जो है ये किस में आती है, भावेंद्री में आती है। ऊपर लिखा है लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर भावेंद्री होता है। और द्रव्येंद्री तो वो सिंपल है, तो उसकी रचना का वहां यथा योग्य स्थान पर होना, जैसी वो वस्तु होती है, जैसे नाक का शेप कैसा होता है, उसमें किस तरह से जो है उसकी वायरिंग होती है, किस तरह से उसको फिजिकली दिखता है, और पूरा अरेंजमेंट जो है जो फिजिकली पाया जाता है, उस अरेंजमेंट को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। बस इतना समझिए आप। ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है कि यहाँ वरना। पर ये जो समझाने का तात्पर्य मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी नाक है, और नाक के अंदर हमारी हड्डी है और सारे तंतु हैं, जिससे हमको सूंघने का काम भी हो रहा है, जिससे हमको छींकने का काम भी हो रहा है, जिससे सांस लेने का काम भी हो रहा है। तो उसमें यदि अंदर के किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो क्रियावती शक्ति होने के बावजूद भी, उपकरण होने के बावजूद भी, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो वो पूरा उसको पूरा व्यवस्थित समझाने के हिसाब से ये यहाँ बात हो रही है क्या, ऐसा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल अरे सही उसमें कह रहे हैं। ये व्यवस्था ही समझा रहे हैं। अभी हम्म। आपके जो आंखों में जैसे वो झपकने की शक्ति होती है, पलक झपकने की शक्ति होती है, जो पल के फिजिकली, तो वो सब क्या है, वो आपकी क्रियावती शक्ति का ही कारण है। हाथ पैरों में चलने की शक्ति होती है, हिलाने की शक्ति, वो क्रियावती शक्ति है। स्कंदों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली कार्यकारी शक्तियों को ही क्रियावती शक्ति कहते हैं। तो मतलब तीनों में तारतम्य होता है, यदि एक भी चीज में प्रॉब्लम हो गया तो वो पूरा कार्य नहीं होता है। जैसे यदि मेरी क्रियावादी शक्ति भी है, नाक भी है, नाक के अंदर तंतु भी है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कार्य पूरा संपादन नहीं होगा उसका। नहीं होगा, तो वो, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी जैसे एक स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप से जो जानने वाला व्यक्ति डॉक्टर है, उसने कान में लगा रखा है। अभी इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट सही होना चाहिए, जब तक जो उसको जानने में आए स्टेथोस्कोप ने क्या स्पंदन महसूस किए। सबसे पहले तो जो जिस स्थान पर उस स्टेथोस्कोप को रखा है, उस स्थान पर वो उसका जो इस तरह का सामंजस्य हो कि वो एकीकृत हो जाए, और वो उसके जो वाइब्रेशन से उसका जो डायफ्राम है वो उसका कार्य शुरू हो जाए। फिर वो डायफ्राम सही होना चाहिए, और वो वायरिंग है, जो स्टेथोस्कोप की जो वायरिंग है, कान तक जाने में पूरा इंटैक्ट होना चाहिए। फिर उसके कान सही होना चाहिए, और सब सही होने के बाद वो आदमी पागल नहीं होना चाहिए, आदमी बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ा लिखा ट्रेंड होना चाहिए, जो उन सही है। वाइब्रेशन का अर्थ समझ पकड़ सके। सही है, सही है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही ये समझा। क्लियर है। हाँ। बिल्कुल क्लियर है सर। तो देखो अपन आगे चलते हैं। द्रव्येंद्रिय तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है, निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय हैं। जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं, और उसके निकटवर्ती उपकरण है। ये इन्होंने क्या बोला, जाना जाता मतलब जान नहीं रहा, उन्होंने उन खाली उन प्रदेशों को आइडेंटिफाई किया है, कि वो हम्म। प्रदेश जो है, जो रहते हैं वो वो प्रदेश रहते हैं जिनके द्वारा जाना जाएगा। सही ये है, खाली सही है। बोला। पहले आया हमने, ललित जी, हुआ क्लियर कि नहीं थोड़ा बहुत? होता जा रहा है। अब इसमें जो है निवृत्ति और उपकरण को दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली पूरे उपकरण है। मान लीजिए जैसे आपको ट्रांजिस्टर है, उसमें क्या तो मतलब जो भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अब मैं ये उसको बोलूं कि ये तो इतना ये वाला पार्ट तो उपकरण हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया, तो ये कोई मतलब मजा नहीं आया मुझे तो। एक ही चीज मजा को की अलग बात में दो में डिवाइड क्यों किया इसको? वो भी पुद्गल है, निवृत्ति भी क्या कंपोनेंट ही तो है आपके, वो भी बिल्कुल पुद्गल है। सही कह रहे वायरिंग आप जो बोल रहे हैं तो वो पुद्गल पार्ट है। उपकरण भी क्या हैं। है, वो थोड़ा सा और
हो सकता है बादल टाइप का, स्थूल टाइप बड़ा होगा पार्ट, वो थोड़ा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म मतलब उपकरण में कुछ तो सूक्ष्म पार्ट है जिनको आप निवृत्ति बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा बादल पार्ट है जिनको आप उपकरण बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा समझे। नहीं, बिल्कुल इतना ही ऐसे ही नहीं समझो। है, इतना ही नहीं है, तो उसके अगर अलावा ऐसा एक। समझे तो पूरा एक ही पार्ट करने बोलने समझने क्या प्रॉब्लम है, मैं तो एक ही नहीं समझू तो नहीं, क्या प्रॉब्लम है। एक चीज आपने इसमें मिस कर दी है। वो क्या मिस कर दी है कि ये तो खाली आपने बाह्य संरचना के बारे में ही बताया, उसके पीछे वो आत्म प्रदेश आकर के वो वहां पर वो काम करेंगे, हाँ उनकी वो करेंगे, उपस्थिति। वो तो एक्चुअली आंध्र प्रदेश के लिए अलग से, वो तो अमूर्त है, उनको तो कोई अलग से स्पेस तो चाहिए नहीं, वो तो आगे समझ आएंगे, उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम है। सर नहीं इसको ऐसे, एसके जैन सर। साहब, हाँ एसके जैन साहब, जो जी। ललित जी कह रहे हैं, हाँ देखिए ये व्यवस्था वहां पे जो अभी विवेचन के जो दो पार्ट कर दिए, निर्वती उपकरण, ये अपनी जगह है। और उसको बजाय इसके एक उपकरण ही कह सकते थे, वो भी हाँ। उनका भी कहना सही है। मगर जो शास्त्र में दिया है उसको मान के चलना पड़ेगा नहीं देखो, उसमें। ये यानी स्पेशल चीज जो दी है इन्होंने, जो दूसरे हाँ जन धर्म जानिए में नहीं दी, इन्होंने क्या दिया देखो। इन्होंने लिखा है जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं। हाँ, ये परिभाषा उसमें नहीं है। उसमें क्या लिखा है, निवृत्ति बिल्कुल में। सही कह रहे हैं। उसका कारण ये है हाँ कि ये प्रदेशों को, प्रदेशों से जिसमें आत्मा के प्रदेश आके समाएंगे, हाँ। उसको इन्होंने डिफाइन किया है निर्वती। जो और आइडेंटिफाइड जो आत्मा के प्रदेश हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने एक मकान बनाया, उस मकान बनाने के बाद में उसने क्या किया, स्पेसिफिक स्थान पर एक खिड़की बनाई, उस खिड़की के पीछे एक आदमी बिठाल दिया, सारी खिड़कियों के पीछे एक एक आदमी बिठाल दिया। अब हमने ये कहा कि साहब ये जो अभी अभी एक नई विंडो खुली है, इस विंडो का काम जो है ये शुरू होगा, तो बोले उसके पीछे आदमी कहाँ है, बोले बैठा है वो देखो। तो विंडो बनाई गई, उसके पीछे आदमी बिठाला गया। अभी वो कार्य शुरू होने वाला, एक काउंटर नया चालू हो गया। तो उस काउंटर के दो पार्ट हुए। दो पार्ट कौन से हुए, एक फिजिकल वो विंडो, और दूसरी उसके पीछे जो जाना जाएगा, जो व्यापार करेगा, जो कार्य करेगा वो व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि उपकरण रूप से रचना की गई जो इंद्रिय है, उसमें एक आत्मा के कुछ स्पेसिफिक प्रदेशों का इंतजाम होना, इस पूरी प्रक्रिया का नाम निवृत्ति और उपकरण का होना है। आंध्र प्रदेश में सब 100% पूरे में ही रहते हैं, पूरे उपकरण में, या कुछ पर्टिकुलर जगह रहते हैं। पर्टिकुलर जगह अभी आपको बताऊंगा आंध्र मैं। प्रदेश पूरे पूरे उपकरण में नहीं फैले होंगे। नहीं, अलग स्पेसिफिक वहां काम होता है। जैसे कान के पीछे के आत्म प्रदेश जो है वो जौ के आकार के होते हैं, आंख के पीछे के आत्म प्रदेश मसूर की दाल के जैसे होते हैं। ये सारी चीजें अभी आपको तत्वार सूत्र में है, यहाँ भी आएगा कि उतना ही स्पेसिफिक वो आत्म प्रदेश उस क्रिया में भाग लेते हैं। पूरा शरीर नहीं, पूरा आत्मा नहीं खड़ा हो जाता, वहाँ स्पेसिफिक बताया गया है। अभी आपने उसकी पूरी संरचना नहीं देखी, आत्मा एक के प्रदेश कैसे घूमते हैं। हाँ कुछ कह रहे हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल। सर, मतलब शायद हमें समझने में आसानी हो। जैसे किसी बच्चे को पोलियो होता है, तो उसका जो पैर है वो तो फिजिकली तो अवेलेबल होता है, तो द्रव्य इंद्रिय तो है। और जहां तक आत्म प्रदेशों का सवाल है, वो भी होते ही हैं उसमें। चूंकि वो शक्ति नहीं होती, जिसको क्रियावर्ती शक्ति बोल रहे हैं, वो मिसिंग होती है। तो उपकरण और आत्म प्रदेशों का होना, होने के बाद भी एक क्रियावर्ती शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मिसिंग हो सकती है किसी उपकरण को काम ना करने के लिए। मैंने पर्याप्तियां भी पढ़ी है ना। पर्याप्तियां क्या है, उन उन उपकरणों में उस तरह की क्रियावती शक्ति का उत्पन्न होना, तो वो संपूर्ण रूप से उत्पन्न होना। वो क्रियावर्ती शक्ति द्रव्य इंद्रिय से अलग है। सर अगर इसलिए पर्याप्ति नहीं होगी तो वो तो बच्चा क्या कहते हैं, जिंदा ही नहीं रहेगा। जो आप वो बात सारी, कर रहे हैं वो लब्धि की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, लब्धि तो है ही, आपने अपने अपनी पर्याप्ति की परिभाषा नहीं बता नहीं दी। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, जो हाँ जो पिपुल जी ने बोला, जो हाँ। पोलियो ग्रस्त जो बच्चा है उसके पैरों में उसकी क्रियावती शक्ति नहीं है, तो उसकी लब्धि नहीं है। पर्याप्ति तो उसका उपकरण बनाया नहीं होता, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो वो लब्धि तो वहीं सब मर जीव जाता। की है, लब्धि जो है वो पौधगल की नहीं है, जीव की, आत्मा की है लब्धि। हाँ, जीव की है, जीव की लब्धि है, वो क्रियावती शक्ति जीव से ही आएगी। प्रजावर्ती शक्ति पौधगल की होती है, लेकिन सब दोनों की जनरल होती है। जानिए में है। क्रियावती शक्ति दोनों की होती है, दोनों की होती है दोनों की होती क्रियावती है। शक्ति, आत्मा की भी
और पुद्गल की, दोनों की क्रियावती शक्तियां होती हैं। दोनों दोनों जो भी है, जीव और आत्मा, पुद्गल, सब में अपनी अपनी क्रियावती शक्ति अलग अलग रहती है। हाँ, अपने अपने कार्य के लिए शक्ति है, जो क्रियावर्ती शक्ति पुद्गल का जो कार्य था, पुद्गल की क्रियावर्ती शक्ति क्या है। बिल्कुल। ये लब्धि यूज कर रहे हैं, क्रियावर्ती शब्द यूज नहीं कर रहे, लब्धि यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ शक्ति। बिल्कुल, जीव के लिए जो क्रियावती शक्ति है वो लब्धि है। ठीक, पर्याप्ति यहाँ का जहां तक सवाल है, पर्याप्ति अगर एक भी कम कम होगी तो वो जीव जिंदा ही नहीं रहेगा। जैसा कि पर्याप्तियों में जो विवेचन किया था आपने। तो सब पुद्गल में जो हम क्रियावर्ती शक्ति बोलते हैं, और पुद्गल एक फिजिकल मूर्तिक चीज है, तो ये जो क्रियावर्ती शक्ति भी है कोई पर्टिकुलर आइटम है, कंपोनेंट है पुद्गल का। तो पुद्गल को हम ऐसे नहीं बोल सकते कोई द्रव्य है, पुद्गल वस्तु है, कि ये दो चीज से बना हुआ है, क्रियावर्ती शक्ति प्लस उसका फिजिकल द्रव्य जो है एक्चुअली। तो जब ये दोनों कंबाइंड है तो पुद्गल जो है पूरे अपने शक्ति के रूप में मौजूद है। और मान लीजिए किसी वजह से क्रियावर्ती शक्ति खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए, तो पुद्गल है जो बेजान है एक्चुअली। देखो, वही जो क्रियावती द्रव्य शक्ति। होता है, जो हाँ, द्रव्य होता है, पुद्गल भी द्रव्य है, और द्रव्य गुणों का समूह है, और जो गुण उसमें आत्मा होते गुणों का हैं समूह है सब, आत्मा आत्मा गुणों का समूह। नहीं, जो पुद्गल द्रव्य की बात कर रहा हूं मैं। पुद्गल द्रव्य में जो गुण होते हैं उसकी क्रियावती शक्ति पैदा करते हैं। आयरन है, आयरन में जो शक्ति होती है उसकी क्रियावती शक्ति है आयरन की, उसको स्टीम जो होती है उपयोग ना, करते स्टीम। हैं। स्टीम से आपका इंजन चलता है। स्टीम से आपका जो बर्तन रखा हुआ, जो ढका हुआ, जो उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है, वो स्टीम क्या है? पुद्गल है, मगर उसकी क्रियावती शक्ति है वो। सभी की क्रियाशक्ति शक्ति होती है, उनसे काम होता है। आपका जो डैम में से पानी गिरता है और वो टरबाइन मूव होती है, ये सब क्या है? ये सब क्रियावती शक्ति के उदाहरण है। तो सब क्रियावर्ती शक्ति जैसे आप बता रहे हैं, तो यहाँ जब द्रव्येंद्री में भी तो क्रियावर्ती शक्ति होगी, उस कंपोनेंट का बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो क्रियावर्ती शक्ति का जिक्र कहाँ पर है इसमें? नहीं, देखो, मुझे इसमें लगता द्रव्य है कि जो बोलकर जैसे आंख, नाक, एक कान, ये जो है ये कार्य करने के संस्थान है, और इनकी हाँ, जो क्षमता है कार्य करने की वो है क्रियावर्ती शक्ति। क्रियावर्ती बिल्कुल सही शक्ति कह। अगर हाँ, ठीक बात आप है। कुछ अभी खाली आप अपन कुछ उपकरणों की परिभाषा पढ़ रहे हैं। अपन खाली एक्चुअली इंद्री, एक्चुअली द्रव्येंद्री जब अगर भूषण। कान कान सुनना बंद कर देता है तो वो पुद्गल द्रव्य का क्रियावती शक्ति खत्म हो जाती है। आंख से देखना बंद हो जाता है तो उसकी क्रियावती शक्ति में डिफेक्ट आने की वजह से वो नहीं था, और फिर दूसरी आंख क्या कहते रिप्लेस कर दो तो वो उसी जगह पे वो काम करने लगती है। चलो, क्रियावती शक्ति के बारे में आपको अभी अलग से पूरा चैप्टर पढ़ मुझे के ऐसा लगता सुनाऊंगा। है कि निवृत्ति और क्रियावर्ती शक्ति इस कंटेक्स्ट में एक ही चीज है, अगली उसी के बारे में ये कह रहे हैं। उपकरण है और उसकी क्रियावर्ती शक्ति दोनों मिल जाएंगे, द्रव्येंद्री बन जाएगी। चलो, अभी आगे आगे दिखाएंगे आपको इसको, उसमें क्रियावती शक्ति के आपको अलग से पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये हो गया। पहले हमने जीव समास में जीवों के एक इंद्रियादि भेद देखे थे। इंद्रियों की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री, पांच भेद होते हैं। अपन ये इंद्री मार्गना समझ रहे हैं। अब सर, इसमें काय मार्गना। एक प्रश्न रह गया यहाँ पर। हाँ, एक इंद्री जीव के भी स्पर्शन इंद्री होती है, स्पर्शन ही होती है। स्पर्शन ही होती है, तो उसके हाँ, उसके भी क्या कहते हैं, स्पर्शन इंद्री के भी आपकी निर्वृत्ति और उपकरण है, और वहां भी क्या कहते हैं उसकी भाव इंद्री में उसके क्या नाम है, लब्धि और उपयोक्ति दोनों चीजें हैं। सभी के लिए है वो पूरा अरेंजमेंट, सबके लिए है। सबके एक लिए है। इंद्री जीव के लिए एक इंद्री हाँ। के हिसाब से है, दो इंद्री के लिए दो इंद्री के हिसाब से है। ऐसे इसी तरह का ये अरेंजमेंट है सबके लिए। नहीं, शुरू शुरू में आपने कुछ बोल गए थे आप ऐसा जो थोड़ा इससे अलग था, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया। ओके, चलो अभी चलिए आगे देखो। चलिए। काय मार्गणा अपन पढ़ते हैं। ये अपन ने इंद्री मार्गणा पढ़ा था, अभी काय मार्गणा। इंद्री मार्गणा पढ़ने से क्या पता लगा अपन को कि वो जो जो इंद्रियां होती हैं वो अलग अलग इंद्रियों से जीव जाने जाते हैं, ये भी अपन ने जाना। और वो इंद्रियां क्या होती हैं, कैसे काम करती है, उसको अपन ने थोड़ा संक्षेप में जाना। अभी देखो, एक काय मार्गणा आती है। काय मार्गणा का अर्थ क्या है? काय मार्गणा में काया यानी शरीर की अपेक्षा सभी संसारी जीवों का विभाजन किया हुआ है। षट काय जीवों की हिंसा से हमें बचना चाहिए, यह शास्त्र वचन हमने पढ़ा। जो षट यानी छह काय कौन से हैं, क्या इसकी जानकारी तुम्हें है?
उनमें से एक त्रस्काय है और शेष 5 स्थावर काय। ये अपन ने पढ़ा था। पृथ्वी जी। कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक 5 स्थावर या स्थावर काय जीव हैं। उन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है। यानी वो स्थावर स्थावर जाति में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब जीव अपनी आयु बांधता है अगले भाव की, तो उसका पूरा पैकेज तैयार होता है। उस आयु में के साथ में उसकी जो कैसा पैकेज मिलेगा, शरीर कैसा मिलेगा, कि एक इंद्रिय में जाएगा, 2 इंद्रिय शरीर होगा, या वो स्थावर में होगा, या जो 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव होगा। ये सारा निर्णय, और अगर एक इंद्रिय में भी जाएगा तो वायु काय का होगा, कि पृथ्वी काय का होगा, कि वनस्पति काय का होगा, ये सारा निर्णय जीव के संपूर्ण जो उसके परिणाम होते हैं, उन पूर्वक बांधी गई आयु के समय में ये सब निश्चित होता है। और फलस्वरूप आगामी आयु के समय में, आगामी पर्याय में, वो सारे जो उसने बांधे थे वो परिलक्षित होते हैं। वो उनका परिलक्षण होना, पूरा पैकेज तैयार होना, वो जीव स्वयं ही करता है। जाने अनजाने में उसकी वो सब क्रियाएं उसमें काम आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तीव्र मायाचारी की, और मायाचारी करने के बाद, मायाचारी के भी बहुत सारे अनंत भेद हैं कि किस तरह की मायाचारी करी, तो उस मायाचारी के फलस्वरूप कितनी सारी स्पेसीज हैं। तिर्यंच अपना पढ़ा होते कि मायाचारी का स्थूल रूप से जो अगर उसका उदय आता है या उसका जो परिणाम होता है, वो या तो वो तिर्यंच गति में जाएगा जीव, और या स्त्री पर्याय में जाएगा। ये शास्त्रों के वचन है। और जब वो वहां चला जाता है, तो उसमें फिर उसके भी भेद हैं कि भाई अगर तिर्यंच में गया तो कौन सी तिर्यंच में जाएगा, एक इंद्रिय में जाएगा, 2 इंद्रिय में जाएगा, एक इंद्रिय में भी गया तो 5 स्थावर में से कौन सा स्थावर बनेगा। ये सब चीजें बहुत सूक्ष्मता से आप पढ़ेंगे जब बाद में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनमें भी डिफरेंस है। वायु काय के जीव में वो कैसे, उसमें उनमें फर्क होता है, अग्नि काय के जीव के हिसाब से, या पृथ्वी काय के जीव में, उन सब में क्या अंतर होता है, ये बहुत सूक्ष्म विवरण भी मौजूद है। फिर उसके बाद में आप ये देखेंगे कि जिन गतियों में जीव जाता है, उनमें वो लक्षण भी पाए जाते हैं जिन लक्षणों के कारण से उनको ये गति मिली। जैसे सर, इसमें इसमें जो आपने बताया कि जो मायाचारी से जीव या तो मतलब स्त्री पर्याय में जाएगा, तिरंज पर्याय में जाएगा, तो इसका मतलब स्त्री पर्याय मनुष्य पर्याय नहीं है। नहीं, मनुष्य पर्याय की स्त्री पर्याय, मनुष्य पर्याय तो मिली, लेकिन उसमें भी स्त्री पर्याय जो मिली है, तो सब तरह के लोग होते हैं ना बहुत सारी स्त्रियां बहुत सरल भी होती हैं, मगर एक्सेप्शनल होती हैं। लेकिन ये जो उनका जो गुण होता है मायाचारी, मैं वही बता रहा था कि वो जो लक्षण है, जिन लक्षण से वो उनको वो पर्याय मिली है, वो लक्षण वो पर्याय मिलने के बाद भी बने रहते हैं। ऐसी त्रियंचों में है। त्रियंच गति मिली मायाचारी के हिसाब से, अब वो त्रियंच जो है वो उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कर बैठेगा। आपने वो एक दिखाया था ना कि एक लड़की ने जो उसको सिंह सिंह को बहुत अच्छे से पाला पोसा, उसको बड़ा किया, ट्रेंड किया, और कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो साथ साथ रहते थे, और एक दिन अचानक से उसने उसके ऊपर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। तो ये प्रसिद्ध है कि वो जो तिर्यंच जीव है, उनमें मायाचारी नाम का स्वभावगत गुण होता है। उसके लिए उनको सोचने की जरूरत नहीं होती, उनका स्वभाव का ही ऐसा पाया जाता है। वो दो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुझे पैकेज के बारे में बताना था। ये जो पैकेज बनता है कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, किस काय में जाएगा जीव, ये हमारे भावों के उन पूरे संग्रह पूर्वक, जैसे कंप्यूटर में डालोगे इस जीव का ये, इसने ये किया, इस तरह के भाव हैं, उस टाइम में इसका ऐसे भाव थे, उस टाइम ऐसे भाव थे, और किंचित उसमें पुण्य का भी भाव था, कुछ उसने अच्छे काम भी किए थे, तो उनका एक मिक्सचर बन करके, मान लो किसी को श्वान का जो है वो पर्याय मिली, कुत्ते की पर्याय मिली, लेकिन कुत्ते में से स्ट्रीट डॉग बनेगा, या किसी का पालतू मिलेगा, या ऐसा मिलेगा जो एयर कंडीशन में ही रहेगा, लोग तरह तरह से उसके आगे पीछे रहेंगे, लोग उसके साथ साथ जो है अपने बेडरूम में उसे लेके जाएंगे, साथ सोएंगे। तो वो जो उसके अंदर में जो उसको जो पुण्य का उदय आया, वो भी साथ में चल रहा है, पर्याय। हाँ? हल काट दो उसको।
तो वो सारा जो चलता है वो उसके कारण से चलता है कि उस जीव का जो टोटल पैकेज है वो किस तरह का था। उसके अनुसार ये सब डिसीजन होता है कि पृथ्वी का एक होगा, जल का एक होगा, अग्नि का एक होगा, वायु का एक होगा, वनस्पति का एक होगा, और यह स्थाव ये दूसरा त्रस जीव होगा। दो इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को त्रस या त्रसकायक जीव कहते हैं। उन्हें त्रस नाम कर्म का उदय वर्तता है। वो 93 जो प्रकृति है ना, उसमें स्थावर नाम कर्म की एक प्रकृति आएगी, त्रस नाम कर्म की उदय वो आएगी, तो उससे आप समझ लेना। उसमें भी दो इंद्रिय एक इंद्रिय आदि उसकी वो आता है। देव नारकी मनुष्य और द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के त्रियंच त्रस जीव हैं। पृथ्वी कायकों में पृथ्वी, मिट्टी, रेत, पत्थर, हीरा, माणिक, रत्न आदि हैं। जल कायकों में कुआं, झरना, नदी आदि का जल, कोहरा, ओस आदि का जल इनका समावेश होता है। वायु कायकों में, ये कल अपन ने पढ़ा था, घनोदवती वात, घनवात, तनुवात आदि भेद है। वायु कायक के भी डिफरेंस है कि वो वायु कायक कहाँ के हैं, है ना, कौन सी जो तीन तरह के वलय है ना, उन तीनों तरह के वलय में उनमें डिफरेंट टाइप के वायुकायिक जीव रहते हैं। और उन्होंने उनको उनका आइडेंटिफिकेशन इन तीन प्रकार से कर दिया है कि घनोदधि वात में यानी उस वलय में रहने वाले जीव एक प्रकार के हैं, वायुकायिक ही हैं। घनवात में दूसरे प्रकार के हैं, तनुवात में तीसरे प्रकार के। ऐसे उनके तीन भेद मुख्य रूप से किए हैं। उसके भी अनंत भेद हो सकते हैं। अग्नि कायकों में विभिन्न प्रकार के अग्नि, चिंगारी, अग्नि, जलता हुआ कोयला, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट आदि हैं। देखो, आप वनस्पति काय की अपन बात करें तो वनस्पति काय की 14 लाख योनियां होती हैं। तो 14 लाख में से उनको आइडेंटिफाई करो, 14 या 10 कुछ है, एकदम मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उनको आप जब करोगे तो जैसे कितने प्रकार के पीपल के वृक्ष हैं, कितने प्रकार के नीम के हैं, भी ऐसे उनकी वैरायटी आप लगाओगे तो इस तरह की 10 या 14 लाख जो उसमें लिखा है उतने उसकी वैरायटीज हैं। फिर एक एक वैरायटी में अनंत जीव है। तो अब आप बोलोगे कि वो जीव जो है आम का ही पेड़ क्यों बना, वो नीम का पेड़ क्यों बना, वो भी सारे हमारे जो परिणाम हैं उनमें इतनी तरह की वैरायटीज हैं। तो आप उतना आप जानोगे तो बहुत जबरदस्त ज्ञान का है वो जाना। उपरोक्त सभी बादर स्थावर जीव हैं। कौन से? अग्नि का, वायु का आदि जो है, उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। दोनों तरह के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और ये भी होते हैं। सूक्ष्म का तो अपन ने पढ़ ही लिया कि उनको किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बादर जाति के हैं वो सब, जैसे उनकी उदाहरण दिया कि वे घनुदधि वात में, घनवात में रहने वाले वो सब जो वायु का एक जीव कौन से हैं, वो बादर जीव हैं, है ना। जल कायकों में रहने वाले दो तरह के जीव है ना, जो सूक्ष्म है और एक उसमें बादर है। पृथ्वी कायकों में इसी तरह से है। अग्नि कायकों में अग्नि, चिंगारी, अग्नि, जलता हुआ कोयला, ये सब आधार लेते हैं ना उनका, इसलिए ये सब बादर है, इसलिए लिखा है। उपरोक्त तो सभी बादर स्थावर जीव हैं, उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन जब वो समुदाय में होते तो दिखाई देते हैं। इन पांचों स्थावरों के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। वे आंखों से तो दिखते ही नहीं, अन्य वस्तुओं से रोके भी नहीं जाते। वे स्वयं भी अन्य किसी को रोकते नहीं हैं और किसी के आधार बिना ही रहते हैं। पहले हमने बताया था। देखो, आपने ये देखी होंगी जू वगैरह में बहुत तरह की मछलियां देखी होंगी, बड़े कलरफुल मछलियां। उनमें से बहुत सारी ऐसी देखी एकदम ट्रांसपेरेंट शरीर, ये दिखते ही नहीं है कि वो हैं, और एकदम आर पार देख सकते हैं उनके। तो वो ट्रांसपेरेंसी उनके शरीर के गुण है। तो वो तो बड़े जीव हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसी और कितनी होगी कि उनमें से होकर के दूसरे जीव भी पास हो जाते हैं, और वो भी दूसरे में से पास हो जाते हैं और किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचती, है ना। ये शास्त्रोक्त बात है। तो वे स्वयं भी अन्य किसी को रोकते नहीं हैं और किसी के आधार बिना ही रहते हैं, पहले हमने बताया। प्रत्येक स्थावर में तीन तीन भेद होते हैं। पृथ्वी के उदाहरण से अपन ने कल पढ़ा था, तीन भेद हैं, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव और पृथ्वी काय जीव। इस पर से सीवीजन साहब ने पूछा था कि मनुष्य में ऐसे तीन भेद क्यों नहीं होते, है ना। क्योंकि यहाँ क्या हुआ है कि वो उन्होंने उनको शरीर को, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको ही अपना शरीर बना लिया है। जबकि जो मनुष्य आदि हैं उनको वो एग्जिस्टिंग शरीर नहीं, उनके शरीर की रचना होती है बाह्य परमाणुओं के द्वारा। तो उसमें कोई पहले से बना बनाई चीज नहीं है जिसको उन्होंने अपना लिया हो।
ये फर्क है मनुष्य आदि में और ये सब पृथ्वी काय आदि के जीव। कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है तब उसे पृथ्वी कायक जीव कहते हैं। पृथ्वी कायक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है तो उसका शरीर रह जाता है, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। ठीक है सर ना? यहाँ पर जो मेरा प्रश्न था हाँ अभी भी है, क्योंकि जब पृथ्वी काय का जीव उसकी गति बनी पृथ्वी का एक जीव में आने की, हाँ तो गति में जब गया तो उसको आपने पृथ्वी का जीव बता दिया। फिर जब पृथ्वी में आया तो वो पृथ्वी जीव है। पृथ्वी जीव बना तो वो जो वहां के जितने पुद्गल जो स्कंद बने परमाणुओं के, उनके साथ ही तो उसका पृथ्वी का एक जीव बना। और वही स्थिति मनुष्य की होती है। मनुष्य गति में आया, वहां से फिर जब उसका जन्म हुआ तो वो स्कंदों से उसका शरीर बनाया। तो इसमें उसके पुद्गल शरीर के मनुष्य के जो स्कंद बने और पृथ्वी का एक जीव के भी पुद्गल के पृथ्वी के परमाणुओं के स्कंद बने। इनमें दोनों में तो अंदर नहीं, अंतर पुद्गल की दृष्टि तो है नहीं। तो ये इसमें भी वही लॉजिक मनुष्य जीव के लिए भी लगना चाहिए। नहीं, मनुष्य का देखो, मनुष्य का क्या है, ये जो शरीर है, जैसे पृथ्वी पहले से है कि नहीं, पृथ्वी अपने आप में है कि नहीं, जल है कि नहीं, जल नहीं, को किसी ने पृथ्वी है। बनाया नहीं ना। एक सेकंड, नहीं नहीं, जल जल को किसी ने बनाया नहीं ना, जल एग्जिस्ट करता है। उस जल में जो जीव उत्पन्न हुए जल काय के, उन्होंने उस जल को H2O को ही अपना शरीर बना लिया। जबकि यहाँ स्कंद बनते हैं, जो शरीर का जो स्कंद बनते हैं, जो आत्म पुरुष मनुष्य आदि के जो शरीर बनते हैं या बड़े त्रियंचों के जो बनते हैं, उनके ये सिर्फ ये देखो, जो सारे जो किन की बात हो रही है, ये सारे स्थावर जीवों की बात हो रही है। त्रियंचों की शरीर की बात नहीं हो रही, देवों के शरीर की बात नहीं हो रही, मनुष्यों के शरीर की बात नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ इन्होंने उसी में जन्म लिया है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पृथ्वी एग्जिस्ट कर रही है, अग्नि एग्जिस्ट करती है, वायु एग्जिस्ट करता है, और उन बने बनाई उन चीजों में ही को ही वो अपना शरीर धारण करे। मुझे इतना समझ में आया। नहीं तो अब ये वनस्पति का ही जीवों में भी अप्लाई होगा। होगा ना, क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने एक वनस्पति एग्जाम्पल तो दिया, एक नहीं एग्जाम्पल नहीं दिया है पृथ्वी के नहीं, माध्यम तो से। अगर वनस्पति का ही जीव में होगा तो मेरा कहना ये है, हाँ कोई भी वनस्पति पहले प्रत्येक वनस्पति बनेगी, उसका बीज आएगा, बीज अंकुरित होगा, उससे वो पेड़ पैदा होगा। हाँ तो वो तो पहले से वो स्थित नहीं था। आपका जो उदाहरण है जल हाँ, का, वायु का और पृथ्वी का, वो ठीक है, हम्म, पहले से वहाँ वो थी। जो जीव आए उनका शरीर धारण कर लिया। हम्म। मगर वनस्पति का एक जीव के लिए तो हर एक वनस्पति पैदा होती है। जिस तरह मनुष्य का जन्म होता है उसी तरह वनस्पति का जन्म होता है। और वनस्पति का शरीर अलग से बनता है, प्रत्येक वनस्पति, तब उसके बाद में वो साधारण वनस्पति बनती है। अब देखो, इसमें इतना डिटेलिंग तो मैंने अभी इसमें किया नहीं है, लेकिन ये अपन को इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में जैसी वर्णन की हुई है उसको वैसे ही जान लेना ठीक है। नहीं क्योंकि वो तो उनमें ठीक एक है, क्या इसको है। ऐसा कह वो, सकते हैं भाई साहब, जैसे अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये चारों कायिक जीव हो हाँ गए, इनमें हाँ, उसी से बन रहा है। और हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, सबका मैं कॉम्बिनेशन हो रहा है। मैं इसलिए वही कह रहा इसको हूँ। ऐसा इसलिए इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे वनस्पति कायिक और इन लोग को 3 उसमें डिवाइड करा, ऐसे मनुष्य के ये इसको नहीं कह यही यही सकते, क्योंकि बिल्कुल 5 यही तत्वों मैं से कह मिलकर बना है। नहीं बहन जी, वो तो बात सही है। मनुष्य के बारे में तो मैंने बात मान ली। वनस्पति काय का जीव है, वहां अरे उसी उसमें प्रत्येक। उसमें उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। जो शास्त्रों में जब दिया है, इतनी बात अपन आज्ञा से भी मानते हैं ना। प्रत्येक स्थावर में 3 3 भेद होते हैं, ये समझ लो नहीं, कि ये मानने उनको ऐसा मानने कहा को जाता तो मानने को मैं नहीं मान नहीं रहा हूँ, बना है। नहीं कर रहा हूँ। हाँ, दिमाग लगाने का मतलब लॉजिक, मतलब जो लॉजिक कोई समझ होगा में नहीं उसमें आ जो रहा है, वो अपने समझ को में नहीं जितना आ समझ रही है में तो आया, अब वो इतना ही समझ में आया, वो अपन उतने से वो अपना बात काम ठीक है। समझाएंगे। वो बात ठीक है, मगर जो लॉजिक से जो समझ में नहीं आ रही वो बात प्रस्तुत करने का ही मेरा ध्येय था, और कुछ नहीं है। बस इसमें इतना ही दिया है कि प्रत्येक स्थावर में 3 3 भेद होते हैं, और ये एक उदाहरण दिया है। और जैसे ये वो बोल रही है, क्या नाम है, नीरजा जी बोल रही है, वही मेरा भी सोचना जो मेरे समझ में आया। क्योंकि अपना ज्ञान भी कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान है। उस सूक्ष्म ज्ञान का से जितना समझ में आया, वो
और इन्होंने जितना लिखा है ना, मैं उसको तो चैलेंज इसलिए नहीं अपन कर रहा हूँ सर, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ शायद आपकी विवेचना से कुछ समझ में आ जाए। बाकी हाँ, बाकी आगे चलिए। क्योंकि देखो उन्होंने जो दिया है वो उसमें जो है जो इसमें पृथ्वी का विशेष रूप से जो वर्णन किया है, और जो वनस्पति के नाम से वर्णन किया, वनस्पति की दूसरी चीजों का वर्णन किया है। तो क्या बताया, ऊपर बताए हुए तीनों ही भेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा सामान्य रूप पृथ्वी नामक चौथा भेद भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया है। इस तरह ये चार चार प्रकार सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। चौथा क्या बोल दिया, खाली पृथ्वी बोल दिया। तो पृथ्वी नाम से ही लोग समझ जाते हैं कि पृथ्वी का एक जीव की बात हो रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। हमने तो नहीं सुना ऐसा कि पृथ्वी नाम से ही बोला हो, और लिखा है तो शास्त्रों में लिखा है। उन्होंने लिखा है ऐसा चौथा वेद भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया। इस तरह से ये चार चार प्रकार सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। वनस्पति कायकों के भेद प्रभेद हमने पहले जीव समास में देखे ही थे, यहाँ फिर एक बार उसे दोहराते हैं। अभी देखो वनस्पति काय के भेद प्रभेद थोड़ा सा बताया उन्होंने। वनस्पति कायक जीवों के मुख्य दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, है ना। ये अपन ने पढ़ा था कल, दोबारा पढ़ रहे हैं। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, और साधारण वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं, है ना। निगोद किसको बोलते हैं, अब ऐसे एकेंद्रीय जीव तो वो भी है, एकेंद्रीय जीव वो पृथ्वी काय भी है, उनको निगोद नहीं कहते। तो किसको बोलते हैं कि वो साधारण वनस्पति को, साधारण का मैंने आपको अर्थ बताया, साधारण माने ऑर्डिनरी नहीं, साधारण का मतलब कॉमन। जो कॉमन शरीर होता है कई जीवों का एक साथ एक कॉमन शरीर है, इसलिए उसको साधारण, हिंदी में उसको साधारण बोला। वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। उनका शरीर एक, श्वासोच्छ्वास एक, जन्म एक साथ, मरण एक साथ, आयु समान, पर्याप्ति समान आदि विशेषताएं हमने पहले देखी ही थी। प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है। प्रत्येक वनस्पति कौन है, प्रत्येक वनस्पति माना जो एक वृक्ष आदि के या एक पौधे का एक ही मालिक होता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और वो निश्चित ही वो सूक्ष्म नहीं है, वो बादर जाति का है। तो प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं। जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते कि जिसमें नस या शिराएं नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल, ककड़ी आदि की जो तोड़ने पर संभंग होता है, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। ये अपन ने कल पढ़ा था। वे ही पत्ते और फल थोड़े 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 बड़े हो जाते हैं, तो पत्तों में सिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर संभंग नहीं होता, परंतु तंतु चिपके रहते हैं, तब समझना कि अब वहां निगोद यानी साधारण वनस्पति जीव नहीं रहते। इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की वनस्पति में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। देखो कैसा उन्होंने चार्ट बनाया। प्रत्येक वनस्पति है, इसका सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर उसमें भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद। इसी तरह अप्रतिष्ठित प्रत्येक में भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद, है ना। इस तरह प्रत्येक वनस्पति के चार भेद हमने देखे। अब साधारण वनस्पति, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या, आगे सब अपन पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ लीजिए, आगे सब चल। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छा, थोड़ा। इस तरह प्रत्येक वनस्पति के चार भेद हमने देखे। अब साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद देखेंगे। निगोद नाम शास्त्र में हम अनेक बार पढ़ते हैं, परंतु इसका अर्थ बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर दो मुख्य भेद हैं। दोनों में नित्य निगोद और इतर निगोद दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, है ना। इनका अपने अर्थ समझा था। नित्य निगोद का अर्थ है कि जो जीव अनादि काल से आज तक निरंतर निगोद पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहे हैं, अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया, है ना। उनका नित्य निगोद, नित्य का अर्थ ही है कि वो हमेशा बना हुआ है। इतर निगोद उन जीवों को कहते हैं कि जो जीव निगोद पर्याय से निकलकर अन्य एक इंद्रियों में जाना भी इतर निगोद में आता है। जैसे अभी वो
वनस्पति काय के एक इंद्रिय जीव थे, वो वहां से निकल करके, उनको बोल देना कि मैं भी कुछ कर देता, वहां से निकल करके वो जीव जो है, मान लो कि वायु का एक जीव बन गए या जल काय के जीव बन गए, तो वो उनका निगोद प्रयास से निकलना माना जाएगा, है ना। उसके अलावा बोल दिया, उसके अलावा अन्य केंद्रियों तरस पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके पुनः वापस निगोद पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोद में ही जन्म मरण कर रहे हैं, है ना। बीच में से जी चले जी। जाते हैं, जाकर के कुछ आ जाते हैं। इन सभी के पर्याप्त अपर्याप्त दो दो भेद होते हैं। निगोद कहते ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, ऐसी अनेकों की मान्यता है ना। अपन निगोदिया की परिभाषा क्या बता देते हैं, तो वैसा जो एक सांस में 18 बार जीवन मरण करे वो निगोदिया जीव। तो ये बोल रहे हैं कि ये परिभाषा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कि वह मात्र अपर्याप्त निगोद के बारे में ही सही है। निगोदिया ये भी दो तरह के है ना, पर्याप्त और अपर्याप्त। इतना ही नहीं, एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय तक के सभी अपर्याप्त जीव इतनी अल्प आयु के धारी होते हैं। जब हम बोलते हैं कि जीव ऐसा ऐसी पर्यायों को धारण किया है जहां पर एक सांस में 8-10 बार जीवन मरण होता है, तो वो न केवल निगोदिया जीवों पर लागू होता है, बल्कि बोल रहे हैं एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के सभी अपर्याप्त जीव इतनी ही अल्प आयु के धारी होते हैं। ठीक है। तो किनके ऊपर लागू हुआ ये, जो भी अपर्याप्त जीव हैं उनके ऊपर में ये फार्मूला लागू हुआ। पर्याप्त प्रारूपणा में हमने देखा था कि ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भाव धारण करते रहें तो अंतर मुहूर्त में एक जीव के 66,336 भाव होते हैं। यानी अपर्याप्त अपर्याप्त जीव बनते रहे वो, तो कितने काल तक उनके एक अंतर मुहूर्त में कितने भाव धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भाव धारण करते रहें तो एक अंतर मुहूर्त में एक जीव के 66,336 भाव होते हैं। उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भाव 66,132 होते हैं। क्योंकि अपर्याप्त क्या उन्होंने कैटेगरी किसकी बताई, एकेंद्रीय से लेके संगी पंचेंद्रीय तक के सभी अपर्याप्त जीव जो है वो क्षुद्र गति के माने जाते हैं। अब उसके उसके अलावा उन्होंने बोला इन क्षुद्र भवों में टोटल क्षुद्र भव जो है वो 66,336 यानी अपर्याप्तों के होते हैं। उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भव 66,132 यानी मेजोरिटी तो उसी की है। बाकी वो जो संगी पंचेंद्री तक का जो उन्होंने पैमाना दिया है वो तो बहुत थोड़े से जीव है कंपेरेटिवली। तो ज्यादातर जीव अपर्याप्त तो एकेंद्रीय जीव बना और अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ। उन्होंने बोला कि जब एक बार भाव शुरू हुआ तो कितने जल्दी जल्दी वो मरते हैं, उसकी संख्या बताने के लिए उन्होंने बताया कि अगर किसी जीव को किसी भी जाति का एकेंद्रीय भाव प्राप्त हुआ और अपर्याप्त श्रेणी में हुआ, तो उसके एक अंतर मुहूर्त में 66,132 भाव होते हैं। यानी इससे आप समझ सकते हो कितना जीवन मरण का उनको कष्ट होता होगा। अपन जो जन्म मृत्यु विनाशनाय जो वर्ग चलाते हैं ना, उसका अर्थ ही है कि जीव को जन्म मरण का दुख कितना होता है। अब उनको तो वो खाली जो जब दुख बताते हैं वो आदिनाथ भगवान की पूजन में हमारी दीन तणो सुन सुन तणी सुन बीनती, तो उसमें प्रभु गर्व तणो दुख अब कहूँ, जट सकराई का ठौर हो, हलन चलन नहीं कर सके, है ना। वो सारी चीज जो दी है वो सिर्फ मनुष्य जन्म के बारे में दी है, जिससे हमारे समझ में आ जाए। इनके इनका जन्म और मरण के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना मरण का दुख है, कितना जन्म का दुख। मरेंगे तभी जब जन्मेंगे। तो जन्म मरण का खटखट 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 होना जो कितने कालों से जीव भोग रहा है। तो अपन तरह तरह से जो विनती करते हैं पूजन में कि मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए, अर्थात क्या हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी कौन सी, मोक्ष दशा। बाकी सब अक्षय पद प्राप्त है तो वही अक्षय पद है, काम आदि से निवृत्ति हो जाए तो वही मुक्ति है। उनको 8 प्रकार से मैंने अपनी जो दशाएं हैं उनको पिरो करके और जिनेन्द्र देव से एक ही बात मांगी है। मांगी है मतलब उसके उनके सामने अपना जो दुख है उसका दर्शाया है। तो देखो यहाँ लिखा है उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भाव
66,132 होते हैं। हम नीचे की लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा। उनमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और साधारण वनस्पति के हर एक के सूक्ष्म और बादर दो दो भेद करने पर 10 तो ये हुए, और प्रत्येक वनस्पति का एक, कुल मिलाकर 11 प्रकार के एकेंद्रीय जीव हैं, और सबके अपर्याप्त भेद भी हैं। इसलिए 66,132 डिवाइडेड बाई 11 अर्थात 60,112 हर एक प्रकार के एकेंद्रियों में लगातार क्षुद्र भाव होते रहे तो एक अंतर्मूर्त में 6,012 भाव होते हैं। है ना, ये गणना आपको बताई है कि एक प्रकार के एकेंद्रीय जीव में, एक अंतर्मूर्त में, अपर्याप्त दशा में इतने ज्यादा भाव हो जाते हैं। 6,012 एक अंतर्मूर्त। ये 11 प्रकार के केंद्रियों के बारे में अपर्याप्त दशा का वर्णन किया। ठीक है, कल अपन इसी के बारे में और पढ़ेंगे। बादर, साधारण वनस्पति के बारे में फिर से पढ़ेंगे। पूरा रिवीजन किया कल वाला। बहुत ही सूक्ष्म चीज थी साहब। अरे वो गोमट शाह का जो आप पढ़ेंगे जीव कांड और वो कर्म कांड, तो अपन शहर जाएंगे कि कितनी बारीकियां हैं, और जानने के बाद फिर हमारी और जिज्ञासा बढ़ेगी कि अरे और भी जानू बारीकी। अभी तो लगता है कि इतनी बारीकी की क्या जरूरत है, कि आपको मालूम पड़ेगा तो बहुत ताज्जुब की बात है। वो है पढ़ने लायक चीजें। हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखते पढ़ते रहते हैं। तो चलिए, नहीं, अभी समय हो एक चीज बताते हैं, 4 क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं सर। गया। इसलिए तो मैंने आपसे कहा, मेरा निवेदन यही था कि अभी अपन को बहुत मसाला है, तो इसलिए अगर अपन एक एक उसमें से वो करेंगे ना मीमांसा, तो अपना वो टॉपिक पूरा होगा नहीं। करने के लिए तो ये बहुत कुछ कर ये सकते तो हैं। ये तो जिनवाणी है, जिन्होंने बता गए, नहीं तो आदमी तो, मनुष्य तो ये पता कर ही नहीं सकता था, उनको कभी पता जान ही नहीं पाता था। हाँ, नॉर्मल आदमी को क्या पता कि क्या क्या होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं संसार में। हाँ? एक एक जीव के अंदर कितने कितने जीव रहते हैं। सही है। हम हम सब पूरा निगोदीय जीवों से भरे हुए घूम रहे हैं, और उनसे निवृत्ति कभी होती नहीं। अगर हम पंचेंद्रिय हैं, या जो तिर्यंच जाति के 2 इंद्रिय से अभाव वाले हैं, तो उनमें कभी होता नहीं। नहीं तो लेकिन वो अभी आज आज जो जो भी आपने विवेचना की स्थावर जीवों की, जी, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है सर। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स। कितनी कॉम्प्लेक्स है। उसमें ही आपने 11 भाग कर दिए उसके पूरे। ठीक है ना, ये तो अभी खाली अपन परिचय पढ़ रहे हैं, करणान योग परिचय है ये। जब वही तो असली कह रहा विषय में हूँ। उतरेंगे। वही तो कह रहा हूँ। तो पहले जब चलिए, पढ़ा था तो पढ़ के सीधे चले गए थे। इतनी सोच विवेचना करने की शक्ति नहीं थी उस समय। नहीं, अभी और आगे आएगा। अच्छा, पर हम लोगों का जो जो उपयोग है वो भी सूक्ष्म होता जा रहा है, तो ये बातें और ज्यादा हमको समझ में आएंगी। चलिए, समय हो गया जिनवाणी स्तुति का। तब नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।